देश बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती मना रहा है। वो भी उस साल जिस साल भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। और ये दोनों संजोग जब हैं, उस वक्त देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2001 से लेकर 2014 के बीच, और फिर 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर उनकी तरफ से ढेर सारे कार्य किए गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके जन्मस्थल से लेकर उस जगह जहाँ पर कि उनका अंतिम संस्कार तक किया गया, या उससे पहले जिस जगह पर रह के उन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई की, जहाँ पर उनका देहांत हुआ, इन सभी जगहों को पंच तीर्थ के तौर पर डेवलप करने का काम किया गया। इस दौरान हमारे साथ किशोर मकवाना जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं और नरेंद्र मोदी को उस दौर से जानते हैं जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हुआ करते थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की जीवनी भी लिखी है और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण है उसको लेकर एक पुस्तक भी संपादित की है। किशोर भाई, स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूँकि मुझे लगता है कि आप बचपन से एक तरह से नरेंद्र मोदी को जानते हैं। जब आप अपने बाल्यावस्था में थे एक तरह से, और मोदी जी संघ के प्रचारक थे, और उस दौरान भी जो अहमदाबाद का जो ग्रामीण इलाका है धोलका का, वहाँ पर आपने उनको दलित बस्तियों में जाकर काम करते हुए देखा। सामाजिक हम कहते हैं समरसता, उसको बढ़ाने हेतु जो कार्य थे वो करते हुए देखा। उसको लेकर आपने अपनी किताब में कई जगह जिक्र भी किया है। क्या थी वह पहली घटना जो कि आपने देखी इस दिशा में उनके काम करते हुए, जिससे कि आप सबसे अधिक प्रभावित हुए? गुजरात का अहमदाबाद ज़िला है, जो ग्रामीण इलाका है। तो अहमदाबाद सिटी से मेरा जो गांव है धौलका, वो करीब 40 किलोमीटर दूर वो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक गांव है। तो उस समय 83 में मोदी साहब है वो विभाग प्रचारक थे हमारे। तो उनके अंडर में अहमदाबाद ज़िला, साबरकांठा ज़िला और गांधीनगर ज़िला आता था। तो वो अक्सर आते रहते थे। मैं नया संसद बना था और मुझे बराबर याद है कि मकर संक्रांति का उत्सव था संघ का, और उसमें उनका बौद्धिक था। तो मैंने पहली बार उनको सुना, और पहली बार सुनते ही मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं स्वयं पला बड़ा दलित बस्तियों में, तो और बाकी जो अनुभव होते हैं वो भी नज़दीक से देखा था। और यहाँ संघ में आने के बाद एकदम विपरीत अनुभव था कि एकदम आत्मीयता, समरसता, बंधुत्व, अपनत्व, एकत्व का ये था वातावरण। और वही जो वातावरण था, वही वातावरण को मैंने मोदी साहब के बौद्धिक में सुना। उन्होंने ये मकर संक्रांति का जो उत्सव होता है वो एक प्रकार से समरसता का उत्सव भी है, आत्मीयता का है। जैसे तिल और गुड़ एक रस हो जाते हैं, उसी तरह हिंदू समाज एक रस बनना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर उन्होंने बात की, तो उन्होंने काफ़ी बात की थी उस समय। तो मैं पहले ही दिन से उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ कि ये इतना आम्बेडकर को भी जानते हैं, समरसता के विषय में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर है। तो उस समय मैंने देखा कि बाबा साहब आम्बेडकर मोदी साहब के लिए एक व्यक्ति नहीं है, उनके लिए एक विचार है। ये बताइए कि जो है ये किताब आपने संपादित की, यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और व्यक्ति नहीं संकल्प नरेंद्र मोदी, और जिसका संपादन आपने किया, इसमें कई सारी घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें से कुछ के आप विटनेस रहे हैं और कुछ के बारे में आपने रिसर्च किया। जैसे कि यह कई जगह जिक्र आता है कि नरेंद्र मोदी का जो खुद का बाल्यकाल था, जब वो वड़नगर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने पीला फूल करके एक नाटक उसका मंचन किया था, बल्कि को एक तरह से उसका कॉन्सेप्ट भी उनका था। क्या ये मान सकते हैं कि वह नाटक भी जो है वह एक दलित बच्चे और उसकी माँ के संघर्ष को लेकर है, और बीमार बच्चा मर भी जाता है? तब से ही यह जो है
जो दलित समाज है खासतौर पे उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, खासतौर पे जो अस्पृश्यता जो लंबे समय तक भारतीय समाज का हिस्सा रही, उसको दूर करने में जो एक तरह से कोशिश जो है वह शुरू कर दी थी उन्होंने। हाँ, तो एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि मोदी साहब का जो कमिटमेंट है वो जन्मजात है। दलितों को प्रति उनका जो समर्पण है, उनका जो आत्मीय भाव है, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उनका जो भक्ति भाव है वो पहले से ही है। तभी तो वो 14-15 वर्ष के थे उस समय उन्होंने ये पीलू फूल करके नाटक लिखा, खुद ने ही लिखा, खुद ने ही उसको मंचन किया। तो ये जो उन्होंने घटना उसमें मतलब ये लिखा है जो नाटक, वो इतना मार्मिक, इतना हमें हृदय में पीड़ा हो इस प्रकार का उन्होंने लिखा। तो मेरे मन में ये पीलो फूल पढ़ के कभी कभी आता है कि इतना 14-15 साल का उस समय का जो युवा किशोर बोल सकते हैं हम, तो उनके अंतःकरण में कितनी ये संवेदना है, पीड़ा है, ये अस्पृश्यता को लेकर, ये जो समाज का जो मानसिक रोग है उसको लेकर। ये पीलू फूल में उन्होंने लिखा है कि एक माँ है, उसका बच्चा है, बच्चा बीमार हो जाता है और बीमार इतना हो जाता है कि उसके लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अनेक लोगों से मिलती है, कोई दवाई करने के लिए कोई वैद्य भी तैयार नहीं होता। तो कोई उसे कहता है कि आप मंदिर में जाइए, मंदिर में से वो फूल आते हैं, वो अपने बच्चे को सूंघाइए तो वो ठीक हो जाएगा। तो उनको वो मंदिर जाती है तो मंदिर में उनको प्रवेश नहीं मिलता। वो जो महिला है, बहन है, वो दलित है तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, उसे वो फूल भी नहीं मिलता। वो रोती हुई, बिलखती हुई मांगती है फूल, मगर उसे देते नहीं हैं, मंदिर में भी अंदर प्रवेश नहीं होने देता। वो घर आती है तब उसका बच्चा मर गया है। मतलब इतना मार्मिक, इतना पीड़ादायक, इतना संवेदनशील उन्होंने ये उस समय उन्होंने नाटक में लिखा है। तो उनका कमिटमेंट बाल्यावस्था से है जो आज भी हमें दिखाई देता है। तो जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो शायद वही कमिटमेंट तो नहीं था कि जब उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि जो पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन तो उनका शुरू हो गया था संघ के प्रचारक के तौर पर ही, लेकिन जो उन्होंने अपनी प्रशासनिक जर्नी जो शुरू की और जिसको कि हम पब्लिक सर्विस का एक दूसरा पहलू कहते हैं, जिसमें कि आप सरकार में रह कर लोगों की सेवा करते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर 2001 को, और तब से वो लगातार प्रशासन में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि आप मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और तब से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। जब 7 अक्टूबर 2001 को गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पहली बार, उसके बाद से गुजरात के मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक आवास है उसमें जब वो प्रवेश करने गए, और वहाँ पर भी जो गुजरात में जो ट्रेडिशन है कि एक मटकी के साथ जो है वो प्रवेश किया जाता है, और उसके लिए उन्होंने चुनाव किया एक दलित कन्या का जी। यह क्या उसी का एक्सटेंशन था, उस कमिटमेंट का जो मन में वो जो उसमें पीड़ा थी कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जो उन्होंने नाटक की में दिखाया, वह जब मुख्यमंत्री के तौर पे जब प्रवेश करने जा रहे थे अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में, तो उन्होंने उस दलित कन्या का चयन किया था उसके। हाँ, तो वो रवीना जाधव कर की एक बच्ची थी और धनतेरस का दिन था, शुभ दिन था। उसी दिन उन्होंने कुंभ का स्थापन वो दलित बच्ची थी उसके हाथों रखवाया। तो उनका जो कमिटमेंट है वो बाल्यावस्था लेकर मुख्यमंत्री बने तब भी हमें दिखा है। उससे पहले भी 1-2 घटना आपको जरूर बताऊंगा कि दांडी लिमड़ा की एक घटना का आपने जिक्र किया, वो अम्बेडकर के कार्यक्रम में गए थे 87 में। उससे भी पहले वो जब संघ के प्रचारक थे तो एक दिन वो घूमते घूमते अपने जो बड़े भाई है सोम भाई, उनके घर गए महसाणा में। तो उस समय उनका जो सोम भाई है, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो कुछ युवाओं को जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए वो अपने घर पे भोजन के लिए वो बुलाते थे। तो नरेंद्र भाई जब भोजन के लिए गए तो उन्होंने अपनी भाभी को पहला ही प्रश्न ये पूछा कि आपके घर जो बच्चे आते हैं, जो युवा आते हैं भोजन के लिए, उसमें आप कोई दलित युवाओं को भोजन कराती है कि नहीं? अच्छा। मतलब उस समय भी उन्होंने यही सवाल पूछा। बाद में अहमदाबाद कॉरपोरेशन में पहली बार भाजपा आई थी, बिल्कुल 87 में पहली बार। उस समय उन्होंने चातुर्मास के समय था, उस समय 4 महीने के लिए अपने जो जगत गुरु शंकराचार्य है स्वरूपानंद जी जी पूजनीय, वो वहाँ उनका निवास था।
अहमदाबाद के अंदर। तो उस समय उन्होंने गुजरात की पहली बहन थी शारदाबेन वडादरा करके, वो वाल्मीकि समाज की पहली बहन पीएचडी बनी थी, पीएचडी की डिग्री पहली PhD हासिल करने वाली। गुजरात की पहली वाल्मीकि समाज की। उस वाल्मीकि बहन का जो सम्मान था वो शंकराचार्यों के हाथों रखवाया उन्होंने। कितना बड़ा मैसेज था तो अपने ये एक मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य है, मतलब शंकराचार्य स्वयं हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के इतने बड़े शंकराचार्य पद पर रहने वाला एक पूजनीय व्यक्ति है, पूजनीय संत है, शंकराचार्य है। वह सम्मान उनके क्या? हाथ है, ये जो वाल्मीकि समाज है की बहन है, उनके हाथों सम्मान कर ले रही है वो। इतना ही नहीं, बाद में ये जो बहन थी वो तो एक छोटे पद पर थी कॉरपोरेशन में, उनको पीआरओ के पद पर नियुक्त किया। तो मोदी साहब का ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। एक और बात कहूँ, जब 1990 में बाबा साहब आम्बेडकर की शताब्दी थी, उस समय जो वहाँ सरकार थी चिमन भाई पटेल और कोलैबोरेशन की, केशु भाई वगैरह की, तो उस समय ये जो पूरी महोत्सव चलने वाला था साल भर शताब्दी का, उसकी जो टीम बनी थी, समिति बनी थी, उसमें भी मोदी साहब थे। ओहो, हाँ, तो मतलब कि उनका पहले से ये एक कमिटमेंट है कि समरसता, ये आत्मीयता, ये समाज में समरसता बढ़नी चाहिए। जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका उत्थान होना चाहिए, उसे मान सम्मान आदर मिलना चाहिए। ये जो आपने 87 की घटना का जिक्र किया, दानी लिमरा इलाके की बात की, मुझे ध्यान है कि 85 में अहमदाबाद में जो उसमें रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन चला और एक तरह से फिर वो कास्ट राइट्स में कन्वर्ट हो गया था और बहुत जगह दलित बस्तियों पे हमले भी हुए थे। उस समय सामाजिक समरसता को बनाने के लिए मुझे जहाँ तक याद है, आप बल्कि वो किस्सा ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे, कि जो उडुपी के जो महात्मा जी थे, जो कि उमा भारती के गुरु के तौर पर भी मशहूर है, विश्वेश तीर्थ जी, उनको लेकर आए थे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी जी। हाँ, तो एक प्रकार से मतलब कि गुजरात की जो सामाजिक जो सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था, उसे तहस नहस करने वाला ये आरक्षण आंदोलन था। पूरे हिंदू समाज को एक तरह से तोड़ देने वाला ये आंदोलन था। और उस समय भी नरेंद्र भाई मोदी और बाकी जो लोग थे वो एक प्रकार से समाज में आत्मीयता बढ़े, और जिनके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ, ऐसा जो ये दलित समाज था, उनके प्रति एक आदर का भाव बढ़े, आत्मीयता बढ़े और समाज में कटुता का भाव पैदा ना हो। इसलिए उस समय ये जो अपने विश्वेश तीर्थ जी थे उनको यहाँ बुलाया, उनको दलित बस्तियों में ले गए। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा मैसेज था हिंदू समाज को। ये मुझे अगर याद आता है तो संघ का वैसे भी जो हम लोग जो दर्शन पढ़ते हैं, आजीवन विश्व हिंदू परिषद जिसकी स्थापना हिंदू समाज को जोड़ने के लिए की गई थी, उसमें भी सामाजिक समरसता पर बड़ा जोर रहा। आपने खुद संघ से जुड़े अपने एक तरह से युवावस्था में ही, जब आप धूलका में थे, संघ जिसके प्रचारक लंबे समय तक मोदी जी रहे, किस तरीके से दलित समाज को समरसता के कार्यक्रमों के जरिए एक समरसता का लार्जर मैसेज देने के लिए अपने साथ जो जोड़ रहा था और उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो अस्पृश्यता का जो एक बुरा सिस्टम था उसको ख़त्म करने में कितनी बड़ी भूमिका जो है आपने खुद देखी। जो आपने एक घटना का जिक्र किया धोलका का, ऐसी ही कुछ और भी घटनाएं आपके ध्यान में है जिसमें कि मोदी जी ने बतौर प्रचारक जो है उसको लीड किया हो? और खासतौर पे स्वयंसेवक बनाने में, खासतौर पे दलित समाज के जो युवक काफी उन्होंने, उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है मोदी साहब का, वो सबसे बड़ा ये है कि वो जब संघ के प्रचारक थे उस समय तो उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम किए ही, मगर बाद में जब वो पार्टी में गए, भाजपा में गए और संगठन महासचिव बने प्रदेश के, उस समय भी ये जो SC मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, उसको सबसे सशक्त बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। दलित युवाओं को भी खड़ा किया, दलित नेतृत्व भी खड़ा किया, खास करके दलित युवाओं को। और उन्होंने चुन चुन के ऐसे जो प्रतिभाशाली दलित युवा थे उनको न केवल SC मोर्चा का दायित्व दिया, उन्होंने जनरल पार्टी में छोटे 24-25 साल के युवाओं को महासचिव पद बनाया जिले के।
तो अच्छा। हाँ, तो इसके कारण गुजरात के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा विस्तार भी हुआ। तो उस समय मुझे बराबर याद है कि मुझे एक घटना भी याद है कि भाजपा के लिए बहुत ऐसी दलित बस्तियों में जाना बहुत मुश्किल था। मेरे ख्याल से उस समय जो हाँ, दलित समाज का ऐसे- एक बड़ा वोट ब्लॉक जो था वो कांग्रेस हाँ, के साथ था। तो ऐसे समय में मोदी साहब ने इस प्रकार ऐसे दलित युवाओं को चुन चुन के ऐसा मतलब ऐसे प्रतिभाशाली युवा ने जो संगठन की लीड ले सके, ऐसे युवाओं को उन्होंने आगे किया। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप खुद साधना जो मैगजीन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई गुजरात में, उसके आप लंबे समय तक खुद आप संपादक रहे, उसके पहले भी आप उस पत्रिका से जुड़े रहे। साधना के बैनर तले ही उनकी अपनी पहली पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1978 में, जो उन्होंने इमरजेंसी को लेकर जो है लिखी थी, और जिसका लॉन्च फंक्शन उसमें के जो मुख्यमंत्री थे बाबू भाई जसभाई पटेल वो आए थे वो करने के लिए। आपने इस दौरान जो है मुझे ध्यान है कई बार जो है बाबा साहब के जीवन या उनके दर्शन को लेकर मोदी जी की कई सारे लेखों का भी आपने प्रकाशन किया, जिसमें कि उनके अपनी थॉट प्रोसेस जो है सोचने लगती थी। हाँ, एक सामाजिक समरसता करके पुस्तक है, संपादित मैंने किया। वैसे मोदी साहब लंबे समय तक संघ के प्रचारक रहे, तो उस समय उन्होंने जो उनका जो व्यवहार था वो व्यवहार उन्होंने विचार के माध्यम से भी प्रकट किया है। तो जैसे रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन न केवल भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है, वो एक अर्थ में समाज को जोड़ने वाला, समाज को एक तंतु में जोड़ने वाला भी वो एक पर्व है। तो उसको लेकर उन्होंने लेख लिखा था, रक्षाबंधन पर्व सामाजिक समरसता का एक महोत्सव, ऐसा उन्होंने एक लेख लिखा था। बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का सामाजिक समरसता में बहुत बड़ा उनका भी योगदान है। तो सामाजिक समरसता और स्वामी विवेकानंद उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी विचार व्यक्त किए हैं। उसी तरह ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन है जी, ये राम जन्मभूमि आंदोलन जो है वो एक अर्थ में जो एक सामाजिक क्रांति है उसका एक नवघोष है। इस प्रकार का उन्होंने एक लेख लिखा और उन्होंने लिखा कि ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन है ये केवल मंदिर निर्माण तक का आंदोलन नहीं है, एक अर्थ में समाज को एकता के, एकात्मता के, समरसता के, बंधु भाव से जोड़ने वाला भी ये एक आंदोलन है, राम जन्मभूमि आंदोलन। ये मैसेज देने वाला उन्होंने आर्टिकल 89 में लिखा था। ये सारे जो उनके आर्टिकल्स थे इस प्रकार के मैसेज देने वाले। और साथ साथ बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री बने उस समय उन्होंने अनेक स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर भी प्रवचन किए थे। जो समाज के छोटे मतलब जिसे हम पिछड़े जाति बोलते हैं, ऐसे पिछड़ी जातियों में भी वो कहीं जगह पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो प्रवचन किए थे वो सारा का संपादन मैंने इस पुस्तक में किया है। आपने राम जन्मभूमि आंदोलन का जब आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पूरे समाज को भी जोड़ने का अभियान था, सिर्फ मंदिर निर्माण ही नहीं था, उस सिलसिले में मुझे याद आता है कि एक एकात्मता यात्रा भी निकली थी 1984 में, और उसका एक बहुत बड़ा आयोजन हो चुकी खत्म जाके मेरे ख्याल से सोमनाथ में हो रही थी, तो एक बड़ा आयोजन अहमदाबाद में भी हुआ था। उस समय भी जो है समाज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का एक तरह से वो बड़ा आयोजन बन गया था अहमदाबाद में, जो साबरमती के किनारे जो हुआ था वो कार्यक्रम। मतलब ये जो एकात्मता यात्रा थी 83 में निकली थी, मगर उससे पहले एक घटना और घटी थी जो पूरे समाज को झकझोर देने वाली घटना थी। वो जो तमिलनाडु की मीनाक्षीपुरम में, मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण का बहुत मतलब एक हिंदू समाज पर आघात करने वाली वो घटना। और ज्यादातर जो धर्मांतरित हुए थे दलित समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग मुस्लिम बन गए थे और पूरे हिंदू समाज को एक पर आघात करने वाला वो घटना। तो एक तो ये घटना घटी थी 81 की बात है, 81-82 में, और उसके तुरंत बाद ये यात्रा निकली थी। तो स्वाभाविक है कि मोदी साहब उस समय संघ के प्रचारक थे, वो उस समय बड़ौदा में थे, बड़ौदा विभाग प्रचारक थे। तो उस समय भी ये यात्रा कैसे सफल हो, इसलिए उन्होंने काफ़ी आयोजन किया था कि ये यात्रा हर गांव तक था। साथ साथ उस समय इस यात्रा में एक और भी था कि ये यात्रा में एक गंगा जल की छोटी सी बोतल भी थी,
वो भी लोगों को देते थे, ताकि हिंदू समाज की एक आस्था है। बिल्कुल। और एक अर्थ में ये जो एकात्मता यात्रा है वो हिंदू समाज को जोड़ने वाली बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई थी पूरे गुजरात के अंदर। निश्चित तौर पर। अब मुझे थोड़ा आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने जो है उनको संघ के प्रचारक के तौर पर भी करीब से देखा, एक पत्रकार के नाते जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय को भी आपने उसकी समीक्षा की, विवेचना की। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी हो, उसको प्रिजर्व करना हो, क्योंकि बाबा साहब और मोदी जी का एक संयोग ये भी है कि जिन सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी पढ़ाई में मदद की थी, उन्हीं गायकवाड़ी राज का जो एक हिस्सा वड़नगर होता था, मोदी जी का जन्मस्थल जो है उन्हीं के रियासत में आता था, तो एक कॉमन कनेक्ट भी है। तो बतौर मुख्यमंत्री जब गुजरात थे मोदी जी, उस वक्त बाबा साहब की लीगेसी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना, और साथ में जो व्यापक समरसता का जो आंदोलन है या जो दलित समाज है उसको आगे बढ़ाने में योजनाओं के माध्यम से उन्होंने क्या स्पेसिफिक रोल प्ले किए, जो कि आप उसको सीधे सीधे रिकॉल कर पाते हैं? मैंने पहले ही कहा कि मोदी साहब जो है वो जन्मजात एक इस जो ये जो दलित समाज है उनके प्रति उनका एक आत्मीय भाव है, संवेदनशीलता है। उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर भी उनका एक अनन्य भक्ति भाव है। तो आप पहले से लेकर संघ के प्रचारक के तौर पर, उससे पहले मुख्यमंत्री और आज, तो उनकी दरेक योजनाओं में खास करके समाज को लेकर वो हमें दिखाई देती है। तो बाबा साहब आम्बेडकर के जितने भी संकल्प थे, उनके जो सपने थे, उनके जो उद्देश्य थे, वो मूर्तिमंत होते हुए हम मोदी साहब के आज तक के कार्यों में दिखाई देता है हमें। एक दो बताऊँ मैं आपको। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन का जो केंद्र बिंदु था वो दो थे। एक था कि समाज का जो ये शोषित पीड़ित जिनको अधिकार और न्याय से वंचित कर दिया है, ऐसे समाज के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और दूसरा था राष्ट्र हित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। ये बाबा साहब आम्बेडकर के दो उनके जीवन के केंद्र बिंदु थे, और ये दोनों के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था बाबा साहब आम्बेडकर। बिल्कुल मोदी साहब में भी ये दो हमें उनके अंतर्मन में दिखाई देते हैं कि समाज के जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उनके प्रति उनका जो भक्ति भाव है, उनके लिए वो कल्याणकारी भाव है, वो उनकी हर योजना में दिखाई देता है। और राष्ट्र हित सर्वोपरि, वो तो उनका जीवन का मंत्र ही है, वो दिखाई देता है। तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो अभी हमें आयुष्मान योजना देखते हैं, वही योजना थी। दूसरा, बाबा साहब आम्बेडकर का एक और विज़न था जी। जैसे ये पीड़ित वर्ग के लिए विज़न था, उसी तरह देश उत्थान के लिए, देश आधुनिकता के दौर में आगे बढ़े, वो उनका विज़न था बाबा साहब का। मोदी साहब की जो कल्याणकारी योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, सब वो लोगों को पता है। मगर एक और बात है, वो बहुत कम लोग उनकी चर्चा करते हैं, खास करके गुजरात को लेकर। बाबा साहब आम्बेडकर श्रम मंत्री तो थे, साथ साथ वो जल मंत्री भी थे उस समय। तो उस समय उन्होंने नदी पर बड़े डैम बनने चाहिए, वो विज़न प्रस्तुत किया बाबा साहब आम्बेडकर ने। और उन्होंने ओडिशा की जो डेल्टा नदी थी उस पर ये डैम बनना चाहिए, उसका उन्होंने विज़न, उसके पीछे उनका भाव ये था कि जब उन्होंने लिखा भी है बाबा साहब ने कि बारिश आती है तब लाखों गैलन पानी ऐसे ही व्यर्थ सागर में चला जाता है, तो ये रोकना चाहिए। और कृषि, पीने के लिए और उद्योग, तीनों में उसका उपयोग करना चाहिए। और साथ साथ नदी है उसका संधान एक और नदी में करना चाहिए। तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, उस समय ये बाबा साहब आम्बेडकर ने 45 में जो विजन प्रस्तुत किया था, वो उन्होंने अहमदाबाद की साबरमती नदी में जी, जब नर्मदा का पानी जो है इम्प्लीमेंट किया कि आज जो अहमदाबाद में जो नाम तो साबरमती नदी है, मगर उसमें पानी नर्मदा का है। उसी तरह सिद्धपुर के अंदर जो सरस्वती नदी है, उसमें पानी उन्होंने बहाया, उसमें भी नर्मदा का चला। तो ये हमें दिखाई देता है। और एक
बाबा साहब ऊर्जा मंत्री भी थे जी बिल्कुल। और उस समय भी उन्होंने यही विज़न प्रस्तुत किया था कि गरीब के लिए गांव-गांव तक बिजली जानी चाहिए। तो गुजरात में उन्होंने 24 घंटा बिजली ज्योतिग्राम योजना ये प्रस्तुत की और आज भी उन्होंने यही किया, जो कि पूरे देश में लागू किया, पूरे देश में लागू है। तो इस प्रकार की अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ ये विकास की जो योजनाएं हैं, राष्ट्र विकास की, ये सभी योजनाएं उन्होंने मूर्तिमंत की। एक और भी बात है जो आज मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप वगैरह की जो बातें हो रही है, जो मोदी साहब ने काफ़ी उनका इम्प्लीमेंट किया, तो ये सभी बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने 44 में ये सब बातें कही कि भाई सिर्फ कृषि से हमारा भला नहीं होगा, बिल्कुल। साथ साथ उद्योग भी देश में होने चाहिए और देश का औद्योगिकरण होना चाहिए। तो स्टार्टअप में हमें वो दिखाई देता है, मेकिंग इंडिया में वो हमें दिखाई देता है, स्टार्टअप इंडिया में दिखाई देता है। तो स्टार्टअप इंडिया में हमें वो दिखाई देता है, मेकिंग इंडिया में वो हमें दिखाई देता है। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण और जो मोदी साहब के हृदय स्थली में वो बैठी हुई है, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बिल्कुल। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए, उस समय उन्होंने अपने पिताजी के जो मित्र थे उनको एक लेटर लिखा है। वो लेटर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए और उसे आगे बढ़ाइए। ओहो, जब गर्ल्स एजुकेशन को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं थी सोसाइटी नहीं थी उस समय उन्होंने, तो वो भी हमें मोदी साहब के कार्यों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार की अनेक योजनाएं, अनेक कल्याणकारी बातें, योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, गरीब कल्याण मेला है, उज्ज्वला है, सब में हमें वो दिखाई देता है। किशोर भाई, अब तो आप खुद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। आप ये बताएं कि जो ये पंचतीर्थ वाली जो योजना जो मोदी साहब ने जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और तब उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करने का फैसला किया कि जो भी 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए हों, उनको जो है एक तरह से तीर्थ के तौर पर जो है विकसित किया जाए। 1-2 जगह कुछ था भी स्मारक के तौर पे, लेकिन बहुत छोटे छोटे थे। इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज ढंग से हर जगह जो है उसको परिमार्जित किया। कई जगह तो नए सिरे से सारा का सारा हुआ। इससे जो है किस तरह की मैसेजिंग गई देश और दुनिया में? हम सब जानते हैं कि खास करके जो कांग्रेस पार्टी थी वो पहले से ही बाबा साहब को लेकर एक उनके प्रति एक कटु भाव, पूर्वग्रह, द्वेष, वो सब था। चुनाव हरवाने का काम किया। हाँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी लिखा है कि कांग्रेस वालों ने मुझे गद्दार कहा, राष्ट्रघाती कहा, राक्षस कहा, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद ने लिखा है। तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति एक द्वेष भाव था। तो 56 में जब 6 दिसंबर को उनका देहावसान हुआ, तब से लेकर 90 में खास करके मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आई, तब तक बाबा साहब का इस देश में कोई स्मारक नहीं था, कोई नाम लेने के लिए हिम्मत नहीं थी। उस समय मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने जहाँ जन्म स्थान है बाबा साहब का, महू जी, वहाँ पर स्मारक बनाने की योजना उन्होंने बनाई, मगर थोड़े समय में ही राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया कांग्रेस सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने। तो वो बाद में जब दोबारा सरकार बनी भाजपा की, उस समय वो दोबारा कार्य शुरू हुआ। तो ऐसे छोटे थे, मगर पूरे भारतवर्ष में हम एक अर्थ में इस राष्ट्र के संविधान निर्माता जो बाबा साहब आम्बेडकर हैं, उनका कोई ऐसा ना तो कोई ऐसा नाम लेने के लिए कोई बड़ा स्मारक था, ऐसा कोई था ही नहीं। मगर जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर मोदी साहब के हृदय में एक अनोखा, एक अद्वितीय ऐसा भक्ति भाव है। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो पंचतीर्थ बोलते हैं, ऐसे एक के बाद एक, जैसे उनका जो जन्म स्थान है महू, उसे भव्य बनाने का उन्होंने संकल्प जाहिर किया। उसी तरह जहां बाबा साहब का देहावसान हुआ 26 अलीपुर रोड पर,
वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया। वो स्मारक मैं हर एक को कहता हूँ कि आपको एक बार वो स्मारक देखना चाहिए। उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर ने जहाँ दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाने का एक कार्य शुरू हुआ। उसी तरह जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुए चैत्य भूमि मुंबई में, वहाँ पर एक भव्य स्मारक यहाँ तक कि जहाँ पर रहकर लंदन में पढ़ाई की उसको मैं वही वो जो पांचवा है जी, पांचवा वो जो है। लंदन में वो जहाँ पढ़े थे, जहाँ से उन्होंने सब डिग्रियाँ ली, तो वो भव्य साथ साथ ये इतना ही नहीं कि ये सिर्फ स्मारक रहेगा, साथ साथ यहाँ से जो पढ़ने वाले युवा दलित जाएंगे उनके लिए भी एक स्मारक खुला रहेगा। तो ये एक अर्थ में एक भव्य दिव्य बनाने का जो संकल्प मोदी साहब ने लिया, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े, ये मुझे लगता है कि ये जो आज की पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत बड़ा, ये पांचों जो तीर्थ है वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्थली बनने वाले हैं। किशोर भाई, आप बचपन में जब पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले धोलका में, जब वो संघ के प्रचारक थे, विभाग प्रचारक थे यहाँ तक कि, और आज जबकि आप खुद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री और 2014 से लगातार, इस पूरे पीरियड को अगर हम बात करें 70s से लेकर आज हम 2025 में बैठ के ये बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर इनके हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें पिछले 10 साल से 2014 से जब से ये सरकार में है मोदी जी, जो दलित समाज है उसके उत्थान के लिए जो कार्य किए गए हैं और जो ओवरऑल आप स्थिति पाते हैं पिछले 5 दशक में, वह जो है कितनी जो है सकारात्मक हुई है, जिसमें कि समरसता जो है या जो इंटीग्रेशन हम कहते हैं, जिसमें कि जीवन के हर क्षेत्र में जो अवसर हैं उसकी समानता को इंश्योर करने में, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार की तरफ से जो कार्य किए गए हैं उसको आप कितना इफेक्टिव मानते हैं? तो एक मैंने जैसे कहा ना कि बहुत कम मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है कि उनके विचारों और कार्यों में, व्यवहार में एक समानता होती है। बाल्यावस्था से लेकर आज तक वो मोदी साहब में दिखाई देती कि एक समानता दिखाई देती है। बचपन पे उनका जो कमिटमेंट था वो आज प्रधानमंत्री हैं तब भी दिखाई देता है। और साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, आज उसका 75 वर्ष की यात्रा चल रही है, तो उसमें चौथा खंड है मार्गदर्शक सिद्धांत। तो जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो हमें मतलब जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उनके लिए एक मतलब एक बाबा साहब आम्बेडकर ने तो तीसरा और चौथा जो ये खंड है उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो एक अर्थ में ये मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो एक आत्मा है संविधान का। उसमें जो सत्ता पर बैठे जो लोग हैं उसे किस प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, इस प्रकार का दिशा दिया है। उसमें मतलब आदेश नहीं दिया है, उसमें सत्ता पर बैठे लोगों के विवेक पर छोड़ दिया है लोक कल्याण के कार्यों को। तो मुझे लगता है कि ये जो संविधान की जो आत्मा है मार्गदर्शक सिद्धांत, उसको 100% इम्प्लीमेंट मोदी साहब कर रहे हैं कि लोक कल्याण जो है, लोक कल्याण को उन्होंने व्यवहार में लाया। उनकी सभी योजनाओं में हमें लोक कल्याण दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री थे तब भी और आज भी। तो मुझे लगता है कि एक अर्थ में बाबा साहब आम्बेडकर का जो कोई सपना था कि जो ये पीड़ित समाज है, दलित समाज है, वो सशक्त बने, वो आगे बढ़े, शिक्षा के तौर पर हो या उद्योग के तौर पर हो, छोटे मोटे कारोबार के तौर पे हो, सभी क्षेत्रों में वो हमें दिखाई देता है। ये बताइए, ऐसे में जब ये फिर आरोप कई बार विपक्ष की तरफ से लगता है कि भाई ये जो मोदी की जो सरकार है वह दलित विरोधी है, वो बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर काम करती है, तो आप इसको सिर्फ राजनीति से प्रेरित देखते हैं या फिर क्या लगता है आपको कि ये कोई मजाक है या क्या है? नहीं, एक वो तो स्वाभाविक है, पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा तो चलता रहता है, मगर संविधान को सबसे अधिक अगर सम्मान किया है तो मोदी साहब ने किया है। आपको पता होगा कि 2010 में वो जब मुख्यमंत्री थे तो 2010 में संविधान के 60 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो भारत के इतिहास में ये दूसरी घटना थी कि किसी ग्रंथ को हाथी पर रख के उसकी शोभा यात्रा निकली। बिल्कुल, ये
दूसरी घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ जी। कि 1000 वर्ष पूर्व पाटन के अंदर हेमचंद्राचार्य जी। जो बहुत बड़े जैनाचार्य थे, उनके कालखंड में जो व्याकरण का बड़ा ग्रंथ था जी, वो बिल्कुल। हाथी पर रख के उसकी शोभा यात्रा निकली थी। उसके बाद 2010 में गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में निकली थी। तो संविधान को इतना सम्मान देने वाला, संविधान में लिखी हुई बातों को इम्प्लीमेंट करने वाला, बाबा साहब आम्बेडकर के सपने को साकार करने वाला, ये शायद ये मोदी साहब पहले व्यक्ति होंगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, चूंकि आपने अभी सुरेंद्रनगर का जिक्र किया तो मुझे याद आया, जब 2002 में गौरव यात्रा वो कर रहे थे, गुजरात के अलग अलग हिस्सों से निकाल रहे थे, खासतौर पे 2002 के कम्युनल राइट्स के बाद जिस तरीके से गुजरात को लेकर एक नकारात्मक माहौल पूरे देश और दुनिया में क्रिएट किया गया था और उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने गौरव यात्रा निकाली थी। उस गौरव यात्रा का एक चरण उन्होंने झांझरका से शुरू किया था, जो कि दलित पीठ के तौर पे मशहूर है। तो इस तरह के सिंबलिज्म और इस तरह का बिलीफ जो है उनके पॉलिटिक्स या राजनीतिक दर्शन का हिस्सा रहा है, और वो सिर्फ बाबा साहब के जरिए ही उसका ध्यान नहीं आता, बल्कि ऐसे प्रतीकों के जरिए भी आता है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि उन केवल पॉलिटिकल नहीं है, उनका समाज के प्रति जो समर्पण भाव है वो भी उसमें दिखाई देता है। बहुत अच्छे। चूँकि जो है अम्बेडकर जयंती का अवसर है और मैं चाह रहा था कि वो व्यक्ति इस बारे में बताए जो कि मोदी जी को काफ़ी करीब से जानता हो, जिनके जीवन पर काम किया हो, और जो कि खुद एक तरह से कह सकते हैं कि जिनकी एक पैनोरमिक दृष्टि हो। किशोर भाई, आपने इस पूरे विषय पर इतने विस्तार से बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी अगुवाई में आयोग जो है ऐसे ही काम करता रहे अच्छे ढंग से, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन है तो आम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद।